सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, बड़े केस का बड़ा फैसला आज आया और आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर जो सदारती रेफरेंस था उसको करदम करार दिया। अब जाहिर है इसका अभी तहरीरी फैसला भी आना बाकी है, लेकिन अब जो खबरें मौसूल हुई हैं कि बदनीयती की बुनियाद पर ये फैसला जो रेफरेंस था उसको करदम करार दिया गया है। पहले डिटेल्स ले लेते हैं कि आज हुआ क्या समाअत में, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। तैयब बलोच हमारे साथ है। तैयब, आज जब ये समाअत की 10 रुकनी बेंच ने और ये फैसला दिया, क्या कार्रवाई रही, जरा हमें तफसील से बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया और जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ शोकाज नोटिस भी वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने पर आज फैसला महफूज किया था और मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जस्टिस काजी फैज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त मंजूर करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई से रोक दिया गया है। जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया की जदादों पर टैक्स मामले का जायजा मुतलका फोरम पर लिया जाए। चेयरमैन FBR दस्तखतों के साथ रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराएंगे और अदालती फैसले में करार दिया गया है कि जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था। कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई बनती है तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज होगी। फुल कोर्ट बेंच ने जब फैसला सुनाने के लिए कोर्ट रूम पहुंचा तो वजीर आजम के मामले खसूसी बराए एहतसाब कमरे अदालत से उठकर बाहर चले गए। ताहम हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम और अटार्नी जनरल ऑफिस का स्टाफ जो है वो वहां पर मौजूद रहा और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो 10 रुकनी बेंच था उसमें से 9 जजेस ने मुतफिका तौर पर यह फैसला दिया है कि जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है उसको खारिज किया जाता है और जस्टिस काजी फैज ईसा और बार एसोसिएशन की जो दरखास्तें हैं उसको समाअत के लिए मंजूर किया जाता है। जबकि एक जज जस्टिस याया अफरीदी ने दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो ये बेंच समाअत कर रहा था उसमें उसके 10 में से 7 जजेस ने मुतफिका तौर के ऊपर एक फैसला दिया और उनका ये कहना था कि जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया का जो टैक्स मामला है वो FBR को भिजवा दिया जाए और FBR को हिदायत के 7 रोज के अंदर जस्टिस काजी फैज ईसा और उनकी अहलिया को जो है वो नोटिस जारी करके इस मामले को आगे बढ़ाया जाए और FBR को 60 रोज दिए गए हैं और चेयरमैन FBR को मुकम्मल तौर पर पाबंद किया गया है कि वो इस मामले को जाती तौर के ऊपर देखें और 60 रोज में ही जो है वो तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जाए। FBR को हम फैसला करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आगाह करें। ये तमाम तर डिटेल्स हैं। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच आपका। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ हैं और गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो एट इस्लामाबाद हमारे साथ हैं। आरिफ चौधरी साहब, जिस तरीके से हमने अभी ज़ाहिर 40 समातें हुई, ये केस आगे चला और आज जो ये फैसला आया है और अभी तक ज़ाहिर यही बताया जा रहा है कि मैलिफाइड इंटेंशन के तहत ही इस रेफरेंस को जो है वो कलअदम करार दिया गया है। माजी में भी हमें इसकी नज़ीर मिलती है, लेकिन क्या इफ्तिखार चौधरी केस से ये आज का जो फैसला है वो कितना मुख्तलिफ है, कैसे देखते हैं आप इसको? एक बात तो इसमें बड़ी कॉमन है और वो मैं ये आपको अर्ज करूं कि जो आर्टिकल 209 है उसके साथ ही आर्टिकल 211 है 211, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसकी कार्रवाई को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता और वो उसका मतलब ये है कि एक आपने चूँकि फोरम ऐसा मुकर्रर किया है जिसमें जजेस के खिलाफ कार्रवाई जो है वो सिर्फ जज साहबान और चीफ जस्टिस साहबान जो है वही सुन सकते हैं। ठीक है, साथ रहिएगा और कहीं हो नहीं साथ रहिए। आपको मैं टेक लेती हूँ इस हवाले से। मुनीर मलिक गुफ्तगू कर रहे थे और आज ज़ाहिर बड़ी अहम जो है वो केस का फैसला आया है। अशफाक तोला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स उमूर के माहिर हैं। पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, फिर आरिफ साहब की जानिब जाते हैं। क्या कहेंगे अशफाक तोला साहब, आज ये कहा गया है FBR को 60 रोज़ का वक्त दिया गया है कि वो तमाम तर रिपोर्ट जो है वो मुरतब करे, दस्तखत करवाए, फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। कितना आसान होगा ये तमाम तर मामला FBR के लिए? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें 60 दिन की भी गुंजाइश हो। जब मैडम ने अपने सारे वेल्थ रिटर्न दे दिए हैं और प्रॉपर्टी की डिटेल और जब मनी ट्रेल जब कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश की है तो मैं समझता हूँ ये तो एक अब तो फॉर्मेलिटी रह गई है। जो भी मजाज अफसर होगा वो इनको इनकम टैक्स के सेक्शन 116(1) के तहत नोटिस दे देगा। अच्छा। और उस नोटिस के तहत मैडम अपना अगर उन्होंने फाइल नहीं किया है तो वेल्थ रिटर्न फाइल कर देंगी
और कितना टाइम लगता है इस तमाम तर चीजों में, क्योंकि 60 रोज तो अदालत ने दिए हैं? मेरा ख्याल है अगर ज्यादा कोई लंबा ना चला तो फिर मेरा ख्याल है अभी हो जाएगा ये तो। आप ये कह रहे हैं कि 1-2 रोज की बात है? नहीं 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 नहीं, वो जब नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद इनको टाइम मिलेगा और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन। वैसे ये जरा डिटेल से बता दीजिएगा अशफाक साहब, ये प्रोसेस होता क्या है? जाहिर वो टैक्स रिटर्न्स जमा करवा दी गई हैं, उसके बाद का प्रोसेस बनता क्या है? प्रोसेस ये होता है कि देखिए अगर उन्होंने जो अपना है ना जो वेल्थ स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं किया, सपोज करें तो उनके भाई आप अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, वो अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगी। तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगी तो उनसे पूछा जाएगा कि ये आपने पहले डिस्क्लोज क्यों नहीं की थी और ये कहाँ से जराए आए, तो वो बताएंगे कि ये मेरे जरिए इनकम थी और ये मेरे आबा व अजदाद की तरफ से तोहफे मुझे मिले थे। उसके बारे में सवाल जवाब करेंगे और उनसे नोटिस के जरिए जवाब मांगेंगे। जब वो जवाब देंगी, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, नहीं होता तो वो कहेगा कि जी इतने अमाउंट पे मैं आपको टैक्स करूंगा। अच्छा। तो जब वो टैक्स करने की बारी आएगी तो वो फिर अपील में जा सकती हैं, और जब अपील में जाएगी कमिश्नर अपील उसको डिसाइड करेगा, नहीं तो ट्रिब्यूनल जाएगा, और फिर वो तो कानून का एक प्रोसेस है, उसमें तो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। और जराए राजी पर टैक्स बनता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट का जो सिंध के जो टैक्सेस हैं वो बनते हैं, कोई ऐसा अपना टैक्स नहीं है जो कि ज़राअत के ऊपर बनता हो। अच्छा, तो फिर यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही सिंपल सा केस है ये, सिंपल सा मामला। मेरे नजदीक क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं है, अगर वो रिटर्न मेरे सामने होता जो मैडम ने फाइल किया है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नजदीक इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं। राइट, आपका बिल्कुल पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया अशफाक तुरा साहब। आपके मुताबिक ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, और एक नोटिस देगा एफबीआर और उसके बाद वो टैक्स रिटर्न्स जो कि अभी नहीं दी गई हैं वो अगर जमा करवा दी जाती हैं और एफबीआर हुकाम जो हैं वो उससे मुतमईन हो जाते हैं तो फिर कोई भी आगे चीज़ कॉम्प्लिकेटेड रहती नहीं है। आरिफ साहब, मैं चाहूँगी कि इस पर भी आप कॉमेंट करें जो अशफाक तुरा साहब ने कहा। साथ ही साथ एक सवाल मेरा और ले लें कि आज ये भी कहा गया रिमार्क्स में अदालत की जानिब से कि ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल केस आना ही नहीं चाहिए था, ये केस तो सीधा एफबीआर को जाना चाहिए था। इस पर आप क्या कहेंगे? जी आरिफ साहब। ठीक है, आरिफ साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं और सवाल भी उनके सामने रखते हैं। मुर्तज़ा, ज़ाहिर बड़ा केस है ये और ये बड़ा फैसला आया है। अब हुकूमती हलकों में क्या आपके पास खबर है कि क्या सोच रही है हुकूमत रिव्यू पटिशन के हवाले से? देखिए सभी, अभी रिव्यू पिटिशन की तो बात कहीं पे भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो जो फैसला है वो शॉर्ट ऑर्डर में है। शॉर्ट ऑर्डर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें अभी फैसले का पहला हिस्सा हमने सब ने ये देखा है कि इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से ये कहा गया है कि ये रेफरेंस कालदम है, और उसके हवाले के बाद जब जायदाद की बात आई है तो ये मैटर उन्होंने कहा कि एफबीआर कंसल्ट कर सकता था इससे पहले भी, और अब हम हुक्म देते हैं कि वो मिसेस काजी फाइजा जो हैं उनसे कंसल्ट करे और ये उनको नोटिस जो है सरकारी रिहायशगाह पर भेजा जाए। तो 7 दिन के अंदर एफबीआर उनको नोटिस कर देगा और ये मामला एफबीआर के साथ भी हल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो भी, जिस तरह अशफाक तुल्ला साहब ने भी बताया कि अगर उनकी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं तो वो कोई मसला नहीं है। अगर डिक्लेयर्ड नहीं होंगी वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएंगी, और उसके बाद उनके जिस तरह लाखों हज़ारों केसेस पाकिस्तान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पड़े हुए होते हैं, जिनमें प्रॉपर्टीज़ के मैटर भी होते हैं, जिसमें आम भी होते हैं। अब आते हैं फैसले के अगले हिस्से की जानिब। बुनियादी तौर पे ये जो केस था ये आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो कि काम करती है आइन के आर्टिकल 209 के तहत। वहाँ पे इस केस को सुना जाना चाहिए था और उन्होंने ये नोटिस दिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। उस नोटिस को इन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में कि इसको ओपन अदालत में सुना जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फैसला किया है इसमें एक बड़ा टेक्निकली एक चीज़ नज़र आती है कि इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कार्रवाई है, क्या ये ओवरलैप कर ली है सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने, और ये इस तरह से आगे जो है वो मामला चल पड़े हैं। तो ये सूरत हाल जो है ना वो बड़ी अहम है। अगर हम इसको भी आगे लेके चलते हैं मामलात को, तो इसके बाद बहुत अहम डेवलपमेंट्स आने वाली है।
जो एसेट्स रिकवरी यूनिट के हवाले से सवालात उठाए गए थे, यहाँ ये बहुत बड़ा मामला होगा जब ये FBI से मामला खत्म हो जाएंगे और हमारा जो तफसीली फैसला है वो आ जाएगा। तो तफसीली फैसले में ये बात होगी कि एसेट्स रिकवरी यूनिट किस कानून के तहत बनाया गया, किस शिक के तहत बनाया गया, इसको मोस्ट प्रोबेबली ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर ये है कि जो इससे अगली बात है कि शहजाद अकबर साहब, आपने पॉइंट टेकन मुर्तजा, पॉइंट टेकन। चौधरी के साथ पास जाएंगे, आरिफ साहब से बात करेंगे। आरिफ साहब, सवाल मेरा आपसे यही था, वही नुकात जो अभी उठाए मुर्तजा ने, इन नुकात पे बात करना चाहती है। अशफाक तुरा साहब कहते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, ये बहुत सीधा सा मामला है, 60 रोज ज़्यादा हैं, ये कुछ ही अरसे में FBI ये मामला हल कर लेगा। फिर वो रिमार्क्स अदालत में आज दिए गए कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना ही नहीं चाहिए था, ये तो सीधा केस FBI को जाता। आप क्या कहेंगे, क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम मुतमिन हैं उनकी अहलिया के बयान से, और जो उन्होंने हमें मनी ट्रेल दी है या जो उनका बयान है, जो तफसीर उन्होंने बताई है कि प्रॉपर्टीज़ उन्होंने किस तरह हासिल की और कब हासिल की, ये सारी की सारी बात अगर इत्मीनान बख्श सुप्रीम कोर्ट के लिए हो सकती है, तो उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि क्या रह जाता है उसके FBI के पास गैर मुतमिन होने का। तो जहाँ तक चीफ मामला काजी फायज ईसा साहब से मुताल्लिक है, तो वहाँ ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, वहाँ तो वो जो शो का नोटिस था उसे उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाने वाली कार्रवाई जो है उसको रेफरेंस को उन्होंने कलअदम करार दे दिया, तो वो तो ख़त्म होगी बात। अब सवाल ये पैदा होता है जो इस वक्त बदनियती वाली बात है, वो एजाज साहब ने भी बड़ी जानदार बात की कि बदनियती का इल्ज़ाम अगर आप किसी पे लगाते हैं, खासतौर ये इल्ज़ाम नहीं है बल्कि फैसला है सुप्रीम ये फैसला का, तो ये बड़ा सीरियस फैसला है, इसके लिए आपको पूरी एविडेंस लेनी पड़ेगी। ये फैसला है और इस फैसले के असरात बहुत ज़्यादा मुरतब हो सकते हैं, और शायद इस हवाले से इन्हें रिव्यू भी फाइल करना होगा बदनीति के हवाले से। बाकी फैसला जो है उस बारे में तो रिव्यू भी नहीं फाइल करने का फ़ायदा, उसकी वजह यह है कि वो जब एक माइंड मेकअप करके अदालत ने यहाँ पर सवाल ही उठता है आरिफ साहब कि जब ये फैसला, वो अदालत का माइंड तो आप नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जी ये मैलिफाइड इंटेंशन की बुनियाद पर ये अपील सदारती रेफरेंस जो है उसको खारिज कलअदम करार दिया जाता है, तो फिर किस बुनियाद पर कहा जाता है? मतलब आप ज़रा कानूनी राय मुझे दीजिएगा कि बदनीयती काउंसिल अगर किसी भी चीज़ में आ जाता है तो किस बुनियाद पर आता है? जो आप बात कर रहे हैं उसका कानूनी पहलू क्या है? उसका ये है कि अगर बदनीयती साबित करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले तो उनकी वो यानी वजह बतानी होगी कि किस वजह से क्यों उन्होंने ये सारा कुछ किया, क्यों उन्हें क्या इनके खिलाफ कद थी, पर्सनल वैनम थी, पर्सनल वेंजेंस थी, जिसकी वजह से, और फिर उसके लिए पूरी एविडेंस आप देनी होगी कि इन्होंने बाकायदा प्लान किया और इन्हें वो इस वजह से ये सारा कुछ किया। चूँकि बदनीयती की बुनियाद पर फैसले का मतलब यानी ये होगा कि अगर ये बात मान ली जाए और ये स्टैंड करे उसी तरह, तो फिर उसके बाद आप ज़रा कानूनी हैसियत देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो बहुत बड़ा एस्टीम्ड ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जिसके पास बहुत सेलिब्रेटेड इलेक्टेड ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसके बाद उनकी हैसियत क्या रह जाती है वो आप मुलाजा कर सकते हैं कि जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहे कि वो किसी एक अदालत के जज के खिलाफ, अदालत के मेंबर के खिलाफ बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस भेजते हैं, तो उसके बाद उनकी अपनी कानूनी हैसियत जो है उस ऑफिस को होल्ड करने वाली, ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं एतजाज साहब से इस हद तक एग्री करता हूँ कि इसका फैसला करने से ये बात सेटिस्फाइड कर रहे थे तो कर देते कि भाई ये रेफरेंस मेंटेनेबल नहीं था, रेफरेंस जो है वो रिकवरी यूनिट जो है उसको उन्होंने कहा कि ये एसेट रिकवरी यूनिट जो है इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, ये सारी बातें थी। लेकिन बदनीयती होल्ड करने का मतलब एक ऐसा फैसला है कि जो काजी साहब तो फारिग हो गए, अब हुकूमत जो है वो कटहरे में है, और हुकूमत उस वक्त कटहरे में है जबकि अभी तक उन्होंने कोई एविडेंस उनके खिलाफ ना प्रोड्यूस की गई, ना उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया गया, ना उनके खिलाफ
चार्ज दिया गया और ना चार्ज को रिवर्ट करने का मौका मिला। तो ऐसी सूरत हाल में एक फैसला आ जाना जिसकी रिपरकशन बहुत खौफनाक हो सकती है, ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी काबिल गौर है और सीरियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना होगा। और एक बात और जो चलते चलते करने वाली है वो ये है कि ये जो आर्टिकल 209 है ये बिल्कुल रिडंडेंट होकर रह गया है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये सारी बातें तय कर सकती थी कि जनाब ये सारी बातें वहाँ हो सकती थी कि ये रेफरेंस जो है ये मेंटेनेबल है या नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स ये है कि अगर आप किसी चीज़ की कॉम्पिटेंस के बारे में या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में आपने सवाल करना है तो वो सबसे पहले उसी कोर्ट में जाके करें, ये अपने जजमेंट्स है। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है कि शो काज नोटिस जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी आप एक तरफ ये होल्ड कर रहे हैं कि शो काज नोटिस को चैलेंज नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि किसी कोर्ट की कॉम्पिटेंस को जुरिस्डिक्शन को आपने चैलेंज करना है तो वो उसे ही जाके करे। और तीसरी तरफ जब मामला एक जज साहब से मुतल्लिक आता है, भले ये मामला जो था ये कोई वेल थॉट ऑफ नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा नकायस मौजूद थे, ये मेंटेनेबल नहीं था, लेकिन उसका फोरम वो था जिस फोरम में उस पर सारी ये बातें हो सकती थी। और यकीन माने वही जज साहबान जो थे वो वहाँ फैसला करते, उससे किसी को एतराज़ भी ना होता। अब मामला ये हो गया है कि अगर आप यानी 209 आप क्या समझते हैं क्यों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये फैसला ना कर सकी जिनकी बात आप कर रहे हैं? आएगी वो इसलिए नहीं कर सकी कि सुप्रीम कोर्ट में ये आ गया, चैलेंज हो गया। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी साहब के मामले में हुआ था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका इख्तियार तो ये सबसे ऊपर रखा गया था, इसीलिए आर्टिकल 211 रखा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है उसे चैलेंज न किया जाता। लेकिन यहाँ तो कार्रवाई जो है वो हर केस में चैलेंज हो रही है। और बल्कि आपने देखा होगा कि बाकी जजेस के फैसले जो है वो यहाँ तो आज तक फैसला कोई हुआ ही नहीं है। बल्कि या तो ये होता है कि मुझे ये इस बात में बिल्कुल कहने में कोई बात नहीं या आर नहीं कि जज साहब के इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं था। और ये बड़ी तकलीफ दे बात थी कि एक ऐसा जज जो बड़ा इंटेग्रिटी वाला ऑनेस्टी है उसमें, उसके खिलाफ आप रेफरेंस भेज रहे हैं, जबकि ऐसे जिनके खिलाफ पॉइंट टेकन। नज़ीर लगाई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। लगाई साहब, आप आज का ये बड़ा फैसला कहाँ देख रहे हैं मामला जाते हुए? मामलात बहरहाल एक ऐसे पॉइंट की तरफ जाएंगे जहाँ रियासत के तीनों इदारों को और एक हद तक ये जो लूला लंगड़ा मीडिया का इदारा इसको भी अपने तमाम उसूल जो हैं नए सिरे से वज़ा करने पड़ेंगे। अगर सियासतदानों के खिलाफ, अगर पार्लियामेंट के अरकान के खिलाफ, अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अरकान के खिलाफ आर्टिकल 62, 63 लग सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो फिर बाकी मैं नहीं कहता हूँ कि अल्जिया के खिलाफ ज़रूर होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबको एक जैसे मैकेनिज्म में, एक जैसे उसूल के तहत, एक जैसे कवानीन के तहत होना चाहिए। ये नहीं है कि जनाब हमारा फैसला जो है वो तो और तरीके से होगा और आपका फैसला और तरीके से होगा। फिर ये भी आप ही का फोरम था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उस फोरम में जाकर सारे मामला साफ हो जाते। जैसे लगाई साहब, यही बात अभी आरिफ चौधरी साहब ने की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो थी ये तमाम तरह चीजें वही कर सकती थी। मैं अर्ज करता हूँ कि असल मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात मौजूद थी, या सुप्रीम कोर्ट की, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कि और लोग भी ऐसा एज्यूम करते हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को ये मसला था कि हमें भी उस घेरे में ले आया जा रहा है या ले जाया जाएगा कि जो ज़ियाउल हक ने एक अरेंज मैनिपुलेटेड किस्म के एहतसाब के लिए 62-63 का ये कवानीन वज़ा किए थे, आर्टिकल शामिल किए थे, ये आर्टिकल वैसे भी क्वेश्चनेबल हैं, इन पर बड़े सवालात हैं और इनके ऊपर बड़े एतराज़ात हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर फोरम एक मौजूद था तो उस फोरम पर जाना चाहिए था। अगर ये मेंटेनेबल नहीं था, अगर तो फिर ये मेंटेन कैसे हुआ? फिर इतने बड़े लार्जर बेंच ने इसकी समाअत कैसे की? फिर इस पर जजमेंट कैसे आई? वो तो होता है कि आपने जो कुछ कहना हो जाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन माजी में भी नज़ीर मिलती है ना इस तरह की, लगारी साहब? होती है, मैं वही अर्ज करता हूँ, अदालती नज़ायर कवानीन की तरह होते हैं और उनको फिर कानून की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अदालती नज़ायर में से बाज़ नज़ायर ऐसे होते हैं जिनको आप रेफर नहीं कर सकते। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस को ले जाकर किसी और दूसरे केस में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि बुरा फैसला था, खराब फैसला था, और वो फैसला नहीं था।
वो तासुब पर मबनी फैसला था और इसलिए उसको आप रेफर नहीं कर सकते किसी बुनियाद पर। अगर ये फैसला इस खौफ से दिया गया है कि जुडिशरी इसकी लपेट में आ जाएगी आइंदा, या पहले अरकान कौमी असम्बली होते थे, अरकान सूबाई असम्बली होते थे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते थे, उनको ले जाकर हम कटोरे में कटोरे, यहाँ जी आप 72 पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? हाँ जी नहीं उतरते हैं। जाए आप जी डिसमिस हो गए, आप जो है नाअहल हो गए, आप 5 साल इलेक्शन नहीं, आप ताहयात इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, कुछ भी नहीं, जाए अपने घर चले जाए। अब ये मामला अगर जुडिशरी की तरफ आ रहा है और अगर ये मामला और आगे बढ़ता है पार्लियामेंट की तरफ और एग्जीक्यूटिव की तरफ जा रहा है, वो तो वहाँ तो वैसे ही है। अगर इस तरफ कुछ आ रहा है तो फिर मुल्क के अंदर किसी भी इदारे को, किसी भी फर्द को इससे मुआवरा नहीं होना चाहिए। इंसाफ सबका एक जैसा, एक चले आपका पॉइंट आया, मयार के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट आया। मुर्तज़ा 13 माह ज़ाहिर ये केस चला, 40 से ज़्यादा समातें इसकी हुई, फिर बार बार यही बात की जा रही है कि जो काम करना था, जो बात होनी थी, तमाम तर जो भी चीज़ें थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेकर चलनी थी, लेकिन माजी में भी हमने ऐसा देखा और आज भी हम ऐसे ही सब कुछ देख रहे हैं। तो अब आप कहाँ जाते हुए देखते हैं, तमाम तर इस कहानी को कहाँ जाता हुआ देखते हैं और हुकूमत क्या करेगी अब? देखिए, जिस तरह से अभी मोहतरम जनाब ज़रकारी साहब ने फरमाया और हमारे आरिफ चौधरी साहब ने भी बताया, ये बात वाकई सामने नज़र आ रही है कि 209 जो है वो हम देखते हैं कि इससे पहले भी एक इस तरह का रेफरेंस ज़रकारी चौधरी साहब का हुआ था, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस आ गया और वहीं उन्होंने डिसाइड कर दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गैर फ़ाल तकरीबन किरदार उसका रह गया। अब इस केस पे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो किरदार था वो गैर फ़ाल ही रह गया और यहीं पे ये केस जो है इसका फैसला हो गया। इस केस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुली रखी गई हैं कि इनके ऊपर लाजमी बात है कि जब इसका तफसीली फ़ैसला आएगा, एक तो मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि तफसीली फ़ैसले में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसाइड और की जाएंगी, जिसमें एसेस रिकवरी यूनिट भी है, जिसमें असासा इकट्ठे करने के लिए इंफॉर्मेशन और जजेस की जो जासूसी है वो है, इस तरह के बहुत से मैटर जो हैं कि वो उसमें आएंगे। उसको देखते हुए कोई भी इस केस की जो नजरसानी अपील है उसके हवाले से फैसला हुकूमत, तफसीली फैसला आएगा उसके बाद ही हुकूमत फैसला करेगी और उस तफसीली फैसले में क्या क्या लिखा और इसी समिया इसी बात के ऊपर कि उस वक्त जब ये फैसला आएगा तो जो इस रेफरेंस के मेलाफिडा होने के हवाले से है कि मेलाफिडे है या नहीं है, अगर वहाँ पे भी इस हवाले से कोई डिसाइड कर दिया गया तो इस हुकूमत का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार हो सकता है। कम से कम इनके 5-4 लोग जो हैं जो रेफरेंस बनाने में, रेफरेंस भिजवाने में और इस केस की एक वज़ारत कानून जो है वो खतरे में आ सकती है। मैलिफाइड इंटेंशन अगर जो है वो साबित हो जाती है तफसीली फैसले में। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपका भी, नज़ीर लगाई साहब आपका भी। मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक हम ले रहे हैं। आएंगे तो मुल्क भर में कोरोना की क्या सूरत हाल है और लॉकडाउन कितना मौसर साबित हो रहा है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। कुछ कोरोना की सूरत हाल की बात करेंगे तो मुल्क भर में जो तादाद है कोरोना केसेस की वो 1,65,000 से बढ़ चुकी है। सबसे ज़्यादा जो तादाद देख रहे हैं हम कोरोना केसेस की वो सूबा सिंध में है और यहाँ पर तादाद 62,000 से बढ़ चुकी है। दूसरा नंबर पंजाब का है। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ गई है तमाम तर हुकूमतें। वफाकी हुकूमत ने भी यही फैसला किया। इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स को सील किया गया, फिर लाहौर में 3 रोज़ पहले कुछ स्मार्ट लॉकडाउन कुछ इलाकों में किया गया। कराची में कल 7 बजे ये कहा गया 41 जो यूसीज हैं उनको सील किया जाएगा। कल हमने देखा कि ये तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, लेकिन सुबह से ही ये लॉकडाउन हमें गैर मौसर दिखाई दिया। आमदोरफ्त वैसे ही जारी रही और हमने देखा कि लोग वहाँ पर आते जाते रहे और सूरत हाल सबके सामने थी। क्या वजह हुई कि क्यों लॉकडाउन मौसर नहीं बढ़ाया गया? ख़ासतौर पे हमने कराची की अगर बात करें तो कराची में 41 यूसीज को सील करना था, वो क्यों ना हुई? तो शाहिद जतोई ब्यूरो हेड कराची में ज्वाइन कर चुके हैं, पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, आज जब हमने सुबह देखा कि जिन इलाकों को कल 7 बजे सील किया गया था वहाँ पर आमदोरफ्त वैसे ही थी, ना किसी किस्म की कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, ना ही जो इलाके सील किए गए थे हमने देखा कि वो मौसर साबित नहीं हुए। इसके पीछे क्या वजह बनी?
जी देखें, ये जो लॉकडाउन आप इन्होंने शुरू किया है, इसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया है। ये बहुत ताखीर से हुआ है। अब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है लोगों को। ये जो छोटे छोटे इलाकों को सील करके आप लॉकडाउन कर रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि इन इलाकों में लोगों को आप बंद कर सकें या रोक सकें। इसलिए कि जो लोग जिनको जाना है ड्यूटीज़ पे वो जाएंगे, जिनको हॉस्पिटल जाना है वो भी जाएंगे, जिनको कारोबार पे जाना है वो भी जाएंगे। अगर पूरा ओवरऑल लॉकडाउन नहीं हुआ शहर में, तो छोटे छोटे इलाकों को बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और लोग रुकेंगे भी नहीं। और आज आपने देख लिया कि जिन इलाकों को सील किया गया था, वहाँ कोई भी किसी तरह का भी लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा था और लोग अपनी मर्जी से आ जा रहे थे। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हर एक के दरवाजे पे खड़े हो जाएं। लेकिन शाहिद साहब ऐसा तो नहीं है, पंजाब में और इस्लामाबाद में तो हमने देखा कि इसको मौसर बनाया गया। फिर आज भी ये खबर आई थी कि जो सरकारी हैं या प्राइवेट मुलाजमीन हैं वो छुट्टियां ले लें अपने ऑफिस से और वो घर बैठे हैं। तो फिर क्यों इतनी मुश्किल क्यों हुई सिंध हुकूमत को मौसर बनाने के लिए? जी देखिए, कराची की बिल्कुल केमिस्ट्री दूसरे शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ लोगों का रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ लोगों के रोज़गार के ज़राए भी दूसरे हैं और यहाँ बहुत मुश्किल होता है। एक तो ये बहुत गुंजान आबाद इलाके हैं जो सील किए गए हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं और आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कंजस्टेड एरियाज़ हैं। लोग जो हैं, अगर आप एक गली को बंद करते हैं तो वो दूसरी गली से निकल के चले जाते हैं, एक रोड को बंद करते हैं तो दूसरे रोड से निकल के चले जाते हैं। हमारी फोर्स इतनी नहीं है, एक छोटे से इलाकों को सील करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए वो नहीं है और यहाँ कराची में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लाहौर में, इस्लामाबाद में या छोटे शहरों में लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है, यहाँ बहुत मुश्किल है। यहाँ आबादी बहुत आप ये कह रहे हैं, पॉइंट है कि फोर्स की तादाद इतनी है ही नहीं कि इस तरीके से इतनी गुंजान आबादी वाले इलाकों को इस तरह से सील किया जाए, तो एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट टेकन। शाहिद साहब, कैसे सज्जाद साहब भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर पीएमए के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन आपकी जानिब आने से पहले डॉक्टर साहब मैं ज़रा मुर्तज़ा इस्लामाबाद की सूरत हाल ले लूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ। मुर्तज़ा, इस्लामाबाद में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हमने देखी। यहाँ पर कुछ सेक्टर्स को सील किया गया तो यहाँ पर समरात बड़े अच्छे आए, 90% तक खबर आई है सामने कि केसेस की तादाद में कमी हुई है। तो यहाँ पर यह आसान कैसे हुआ इलाकों को सील करना और स्मार्ट लॉकडाउन करना? देखिए, ये जो आदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं, ये ऐसे ही आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए जाते हैं। अभी हमारी जो 3 दिन से मैं इस स्टोरी के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हमारी बात हुई डिप्टी कमिश्नर से भी, DHO से भी और NIH के हुकाम से भी, वो कहते हैं कि जी I8 में हमने एक दिन में 1600 जो है वो टेस्ट किए और 200 मरीज वहाँ पे निकल आए जी। लेकिन सोचने की बात यह है कि 200 मरीज एक दिन में अगर आप कम से कम 4000 टेस्ट करेंगे तब 200 मरीज आ सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं कि आपने ये कब टेस्ट किए एक दिन में। उन्होंने कहा कि एक दिन में नहीं किए, ये बेतरतीब हो रहे थे। यहाँ एक टेस्ट जो किया जाता है उसकी रिपोर्ट 10 दिन बाद, 8 दिन बाद आती है। प्राइवेट जो सेक्टर करता है उसकी एक दिन में या 2 दिनों में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ इंतजामात दिखाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कि हमने ये इलाका सील कर दिया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ दिखाया जा रहा है, ऐसा है नहीं। पॉइंट टेकन। जरा मुझे टाइम की कमी है। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। राइट। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा कि हेल्थ वर्कर्स बहुत मुतासर हो रहे हैं। ज़ाहिर है अब तक तकरीबन 3000 डॉक्टर्स जो हैं इससे मुतासर हो चुके हैं मुल्क भर में। कल आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात शुरू दिन से हैं, लेकिन हलाकत के बाद आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ चुके हैं। क्या बात हुई हुकूमत से और हुकूमत ने क्या यकीन दहानी कराई है आप लोगों को? जी डॉक्टर साहब। हमसे कोई बात करती नहीं है। बात ये है कि ये एक जो डॉक्टर है हमारा पाकिस्तान के अंदर है, खासकर यंग डॉक्टर, वो एक बहुत ही पिसा हुआ जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरी तरह से फंस गया है। एक तो उसको अपनी जान का मसला बना हुआ है कोरोना वायरस से, जो कि उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। दूसरा जो है वो जो कंफ्यूजन, जो परेशानी और लोगों का रवैया ऐसा है कि लोग अस्पताल में आकर तोड़ फोड़ करते हैं और डॉक्टर्स को मारते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और हुकूमत से
कोई अच्छा इकदाम नहीं कर पा रही है, डॉक्टर्स को प्रॉपर तरीके से अपनी तो सिक्योरिटी हुकूमत बहुत अच्छा कर लेती है। अगर आप किसी ऐसे ऑफिशियल से मिलने जाएंगे तो आपका पूरा सर्च होता है और आपके बारे में सारी मालूमात की जाती है, लेकिन अस्पताल के अंदर कोई भी आदमी चला जाता है गन लेकर और उसको डॉक्टर्स को गोली मार के और चला जाता है आसानी से, और ये भी कहता हुआ जाता है कि बुलाओ पुलिस को। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से डॉक्टर्स हमारे इस वक्त 3000 से ज्यादा डॉक्टर इस वक्त घरों में आइसोलेशन में है, कुछ पैरामेडिक जो है वो जो है एडमिटेड है, लेकिन तो जो डॉक्टर्स अब तक ठीक हो गए कि ये 3-4 महीनों में वो दोबारा अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं। ये इससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी बात क्या होगी हमारी एज ए सेक्रेटरी जनरल। तो डॉक्टर साहब, कल जो आप लोगों ने मुतालबात सामने रखे थे, हुकूमत ने इस पर कोई जवाब दिया, कोई बात हुई आप लोगों की? नहीं जी, कोई जवाब नहीं है। हुकूमत किसी पॉलिसी में हमें इंक्लूड नहीं किया जाता किसी पॉलिसी में। हाँ, कभी कभार हमसे मीटिंग कर लेते हैं नेट के ऊपर और जूम के ऊपर बात हो जाती है। एक दफा फेडरल गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट के तमाम हेल्थ मिनिस्ट्री और सीएम साहब और बिलावल में मीटिंग की थी हमने, और हमने अपने जो हमारी जरूरियात थी वो भी सिर्फ और सिर्फ ना हमने कोई तनख्वाह की बात की और ना ही हमने सिर्फ शोहदा के पैकेज की बात की और हमने इनको प्रोटेक्ट। हाँ, ये जरूर हम कहते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं आप उनको इनिशिएटिव तो दें, उनको रिस्क अलाउंस तो दें ताकि वो काम करें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इस वक्त डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट है। बिल्कुल। और अगर डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो अस्पताल डॉक्टर हो जाएंगे और इस वक्त मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। मैं आती हूँ इस पर। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे पूछना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं और शहरों की सूरत हाल जान लूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ, साथ ही रहिएगा। ब्यूरो हेड कोयटा में ज्वाइन कर चुके हैं उस्ताद जुल्फ़िकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ब्यूरो हेड हमारे साथ केपी के मौजूद हैं उमैर यासिर। उमैर, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल है, हम रोज़ देखते हैं एक प्रेस ब्रीफिंग दी जाती है तर्जुमान की जानिब से और कहा जाता है कि जी हम भी लॉकडाउन के उस तरीक़ेकार पर अमल करें, लेकिन केसेस भी बढ़ रहे हैं, कैपेसिटी हॉस्पिटल्स में इतनी है नहीं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप कोरोना के हवाले से? देखिए, कोरोना की सूरत हाल यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्मार्ट लॉकडाउन या कन्वेंशनल लॉकडाउन या एक्स्ट्रा जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन, कुछ भी आप उसको नाम दे दें, स्मार्ट लॉकडाउन तो एक सिविलाइज वर्ल्ड के लिए है कि जो खुद ही अपने घर से निकलते हुए एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करती है और उसके बाद जो है वो लोग निकलते हैं और अपने वो जाते हैं ऑफिस में, वो इसी तरह करते हैं, जो मुख्तलिफ जो इज्तिमात हैं उसमें वो करते हैं। अभी तक तो जो स्मार्ट लॉकडाउन या कन्वेंशन लॉकडाउन था उसमें तो लोगों ने कोई ऑब्जर्व नहीं किया। गवर्नमेंट ने शायद उनको थोड़ा सा छूट दिया। 5 बजे जब तक उन्होंने कहा कि दुकानें आप बंद करें, ये हमने तो ये देखा यहाँ पुलिस वाले जो है वो 5 बजे घूम रहे होते थे, दुकानें बंद करवा रहे हैं, दुकानें बंद करवा रहे हैं, वो निकल गए, फिर दुकानें वो शुरू हो गया। उसके बाद काफ़ी जगह जो है ये भी हमें शिकायत सुनने में आए कि पुलिस वालों को पैसे दे देते थे और वो दुकान में अपना काम कर रहे होते। तो मैं नहीं समझता कि सूरत हाल अब कल परसों की, आज तो उन्होंने मुलतवी कर दिया लियाकत शाहवानी साहब ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कल की जो सूरत हाल थी 8,900 के करीब जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये आज का अगर वो कर दें तो ये तकरीबन आपका चला जाता है 9,900। उसमें से डेथ की तादाद जो है वो 95 हो गई है और आज मिला के ये 100 के करीब तकरीबन हो गई है। तो और 33 डिस्ट्रिक्ट में, पहले शायद हमें ये खुद गवर्नमेंट जो है बड़ा फ़ख्र से कहती थी कि अभी कुछ इतने डिस्ट्रिक्ट, अब टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन सब में जो है रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना। तो यानी कि कोरोना फैलने से ना ही कोई स्मार्ट लॉकडाउन, ना ही लॉकडाउन हटा दें, कुछ भी चीज़ रोक नहीं पा रही। वो जो बात आपने की कि सिविलाइज पहले होना पड़ेगा, अगर हम खुद ख्याल नहीं करेंगे तो हम इसको रोक नहीं सकते। पॉइंट टेकन। मैं ज़रा KPK की बात कर लूँ। उमैर यासिर हमारे साथ हैं। उमैर, यहाँ पर केसेस की तादाद तो कम है, लेकिन KPK वो वाहिद सूबा है जहाँ पर अमवात की तादाद सबसे ज़्यादा हमने देखी। उसकी क्या वजह थी और हेल्थ सिस्टम कहाँ हम लोग स्टैंड करते हैं
और जो KPK गवर्नमेंट रोजाना की बुनियाद पर आके ब्रीफिंग देती है, तो कहाँ नजर आता है आपको लॉकडाउन और SOPs पर अमल होता हुआ KPK में? देखिए, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है पेशावर समेत पूरे मुल्क में और पख्तूनख्वा में भी, तो ये तो जिस तरह दूसरे शहरों में सूरत हाल है, यहाँ पर भी एक बिल्कुल एक नाकाम किस्म का लॉकडाउन है। क्योंकि जिन इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन का नाम देके उनको बंद किया गया है, वहाँ से लोगों की जो आमद व रफ्त है वो तो शहर के दूसरे इलाकों में पहले की तरह ही जारी है। अब जिन इलाकों में बुनियाद ये थी कि जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन होगा, लेकिन देखा जाए तो वहाँ से जो लोगों के अपने इलाकों से निकलने का जो सिलसिला है और शहर के दूसरे इलाकों में अपने जो मुलाजमत पर जाने का या कारोबार पर जाने का सिलसिला तो उसी तरह जारी है। सिर्फ सड़कें बंद करने को लॉकडाउन का नाम तो नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि वो सिर्फ इलाके बंद कर देना, गलियां बंद कर देना ये हल नहीं है। वो इलाके बंद किए जाएं जहां पे जो के गुंजान बाजार हैं या वहाँ पे ये स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक होना चाहिए था, या जो बाजार हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, जहाँ पे कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पे लोगों की आमद और रफ्त को अगर महदूद कर दिया जाता तो हम ये कह सकते थे कि ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कुछ हद तक कामयाब है। पेशावर के जिस इलाके में मेरी रिहाइश है वहाँ पर भी इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन वो सिर्फ गाड़ियों की आमद और रफ्त तक है कि बाहर से उस इलाके में अगर कोई गाड़ी नहीं जा सकती या वहाँ से, तो ये तो फिर लॉकडाउन नहीं हुआ ना। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ कहने की हद तक है, हुकूमती तर्जुमान जो आके बातें करते हैं वो नजर नहीं आती। पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि चारों ज़ाहिर हमने चारों सूबों की बात कर ली और चारों सूबों में डॉक्टर साहब यही हमने सिचुएशन देखी कि बताया जो जा रहा है वो हकीकतन है नहीं। अब हमारे पास अब रास्ता क्या रह जाता है? अगर स्मार्ट लॉकडाउन भी काम नहीं कर रहा, लॉकडाउन भी काम नहीं कर रहा, लोग सिविलाइज हैं नहीं, तो फिर हम इस कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकेंगे कैसे? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो लॉकडाउन हुए ही नहीं है। ये तो कभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ। जितने भी लॉकडाउन हुए हैं ये सारे मजाक हुए हैं, वीक हुए हैं। और ये मैं कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है या पॉकेट किसी शहर के पॉकेट्स को लॉक कर देना, ब्लॉक कर देना, ये बिल्कुल फेल है। ये नहीं चलेगा इस तरह से। और लोग इतने सिविलाइज, सबसे पहले सुमैया करना ये होगा जो मैं 3-4 महीने से जो मुस्तकिल एक बात कर रहा हूँ, आपके चैनल से भी कही है मैंने बात, कि जब तक ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक कोरोना को खात्मा हम नहीं कर सकेंगे। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, या तो लॉकडाउन होना है या लॉकडाउन नहीं होना। टेलीविजन पे बैठ के इसको डिस्कस नहीं होना है। ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने जिसमें अपोजिशन, इसमें हुक्मरान, उसमें रिलीजियस पार्टी, उसमें स्टेक होल्डर, सारे लोग जो है वो ऑन बोर्ड हो। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इस वक्त आवाम विजन जो है कि जी ये तो कोरोना कोई चीज नहीं है, तो मेजॉरिटी लोग जो है वो बगैर मास्क के, और कोई लिफ्ट ही नहीं कराता कोरोना क्या चीज है, अरे जब मौत आएगी तो मर जाएंगे। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है जो कंफ्यूज किया गया लोगों को मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बातें करके, और खासकर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने जो बातें की वो मेरे ख्याल में बहुत ही कंफ्यूजिंग था, जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा इसको राइट। आपका पॉइंट ये आया कि यूनिफॉर्म पॉलिसी अगर होती तो अवाम कंफ्यूज ना होते। ये हुक्मरानों के बयानात की वजह से जो है ये तमाम तरह सूरत हाल हुई है। और ये जो जब भी लॉकडाउन करें तो पूरे कम से कम मुल्क में नहीं तो जो बड़े शहर हैं उसको पूरे के पूरे, जैसे कराची है, लाहौर है, पेशावर है, इनको पूरा शहर। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो आप शुरू दिन से कह रहे हैं, लेकिन वजीर आजम कहते हैं लॉकडाउन इस मसले का हल है ही नहीं। बिल्कुल मसले का हल है। मैं अभी एक प्रोग्राम देख रहा था जो हमारे पंजाब के जो गवर्नर है सरवर साहब है, उनसे एक एंकर ने एक चैनल पे उससे पूछा कि साहब कंप्लीट लॉकडाउन किया ही नहीं, क्यों नहीं किया आपने? कह रहे थे ये लोग भूखे मर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी एक आदमी बता दें कि कोई भूखा मरा हो
वो चुप हो गया, वो चुप, उन्होंने कहा कि इसका कोई जवाब नहीं है। तो इंडिया की मिसाल जो देते हैं कि इंडिया में जब 600 कुछ लोग थे और वहां पर लॉकडाउन किया और जब लॉकडाउन खोला तो वहां पे लोग 1 लाख से ऊपर हो गए, क्या वहां की मिसाल देना ठीक है? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मिसाल वो सही सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, वहाँ की आबादी का तनासुब करें तो बहुत ही मुख्तलिफ है, लेकिन हम बहुत अच्छा कर सकते थे। हमारे यहाँ जो डेथ थी ना वो 1000 से कम रहती अगर हम शुरू में मार्च में ही अगर पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर देते। हमारे यहाँ इतना अच्छा जज्बा है लोगों का कि कोई भी नहीं सोता। चले, आपका पॉइंट ये आया कि हमने लॉकडाउन पर जाहिर सीरियसनेस दिखाई नहीं, अगर हम कर देते तो ये डेथ रेशो रुक जाता। पॉइंट लेकिन डॉक्टर साहब साथ रहिए। शाहिद साहब, हुसैन हुकूमत ने किया, चाहे वो जैसा भी लॉकडाउन किया लेकिन किया, लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत बिल्कुल ढीली पड़ गई और अब जो आज जो हमने सूरत हाल देखी और आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। तो क्या सिंध हुकूमत करना नहीं चाहती या ये बात भी सियासत की नज़र हो गई है? जी देखिए, सिंध हुकूमत करना चाहती है। सिंध हुकूमत का पहले दिन से मौक़िफ़ ये है कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए था। अब अगर ये जो पार्शियल लॉकडाउन है या जो पॉकेट्स में लॉकडाउन है, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये नहीं चलेगा, ये मौसर नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है और दीगर सूबे भी कर रहे हैं। सिंध पे चूँकि पहले ज़्यादा तनकीद होती रही है, लोग ये ना कहें कि सिंध जो है वो नहीं कर रहा है, उन्होंने किया है, करके देख लिया है। कराची समेत, सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में ये लॉकडाउन, जिसे स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया है, ये नहीं चल सका है। आज भी, कल भी वज़ीर आला सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि ये नहीं चलेगा, करना है तो पूरा लॉकडाउन करें। चलें। आज भी स्मार्ट लॉकडाउन नहीं चलेगा, करना है तो पूरा लॉकडाउन करें। लेकिन मुझे लग रहा है मुर्तज़ा कि कोरोना भी अब सियासत की नज़र हो गया है, हर कोई बस सिर्फ अपनी सियासत चमका रहा है। ये केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अब इसको रोकने का लगता है हुकूमत के पास नहीं रहा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर इनके पास कोई हल होता तो डेफिनेटली कर लिया जाता। और पाकिस्तान में सबसे सोफिस्टिकेटेड शहर समझा जाता है, छोटा शहर है, इस्लामाबाद है, वफाकी दारुल हुकूमत है, इसके 3-4 हॉस्पिटल्स हैं, आबादी थोड़ी है, गलियाँ खुली हैं, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा है। लेकिन यहाँ पे भी अगर केसेस की तादाद देखें, मोर्टेलिटी रेशो देखें, उसके साथ साथ रिकवरी रेशो देखें, तो शायद सबसे तमाम सूबों से बदतरीन हालात यहाँ इस्लामाबाद के हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जहाँ के लोग 100% तालीम याफ्ता हों, जहाँ पे सहूलतें हों, जहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हों, वहाँ पे भी अगर हम कंट्रोल नहीं कर सके हैं तो जो अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ एक घर में 10 वहाँ पे क्या कर लेंगे, जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ कैसे हम कर लेंगे। तो ये फेलियर ऑफ स्ट्रेटजी है, इसमें कोई चीज़, कोई लीडरशिप कहीं कुछ फेलियर ऑफ स्ट्रेटजी। मैं शॉर्ट कमेंट सबके लेना चाहूंगी। फेलियर ऑफ स्ट्रेटजी है, आपने कहा, पॉइंट टेकन। यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, फेलियर ऑफ स्ट्रेटजी है, हमारी इंटेंशन नहीं है, चीज़ों को सियासत में नजर किया गया। जुल्फ़िकार साहब, आप क्या समझते हैं, कौन सा पॉइंट अहम है इसमें? देखें, वो शायद गवर्नमेंट्स को एक खौफ है कि तमाम गवर्नमेंट्स को एक खौफ है कि लोग निकल आएंगे। उनका एक रीज़न ये है कि वो कहते हैं लोग गरीब लोग हैं, अगर हमने बहुत ज़्यादा जो है उनकी सख्ती की और 15 दिन 10 दिन, उनका ये ख्याल है कि हमें रिपोर्ट्स जो हैं वो मिली हैं, वो ये है कि अगर हम 10 दिन तक के बाद जो है लोग बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, ना वो बंदूकों के सामने खड़े हों का वो करेंगे, बल्कि इसको बंदूकों के सामने भी कोई परवाह नहीं करेंगे, वो गोलियों के सामने भी खड़ा होना जो है उसको कोई वो नहीं करेंगे। और वो करेंगे क्योंकि भूख और एक मजदूरी नहीं है तो लूट मार चोरी चकारी शुरू हो जाएगा, ये उनका एक खौफ है। सही है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं, जैसे कोयटा को अगर आप मुख्तलिफ जोन में वो करके उसको डिवाइड करके, अगर एक जोन को एक दिन जो है आप एक चंद घंटों के लिए खोल दें और तमाम दूसरे जोन बंद रहे, उसके बाद तो ये भी एक ये वाला पॉइंट कई दफा रेज किया गया, राइट, शुरू दिन से इस पॉइंट पर बात की गई है। पूरे इलाके को जो है बंद कर सकते हैं ना उसको खोल सकते हैं। पॉइंट टेकन। उमर, लास्ट कमेंट क्विकली। उमर जी बिल्कुल, ये तरीका ही मतलब हमारी हुकूमत के सामने तो हर किस्म का ऑप्शन रखा जा चुका है, चाहे वफाकी हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो या पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, कि किसी न किसी अंदाज में लोगों को महदूद जब तक नहीं किया जाएगा,
ये चीज नहीं होगी, ये चीज कंट्रोल नहीं हो सकती। सॉरी टू इंटरप्ट, वक्त खत्म हो गया है। आप तमाम ब्यूरो हेड्स का बहुत, उमर यासिर बहुत शुक्रिया, जुल्फिकार साहब बहुत शुक्रिया, गुलाम मुर्तजा आपके वक्त का शुक्रिया, और शाहिद जतोई साहब आपका शुक्रिया। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, हम चाहें तो इस वायरस को बढ़ने से रोक सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। इसी पॉइंट के साथ आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।